नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 8 बज चुके हैं और रात के 8 बजे हम रोजाना लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जिसमें हम आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स प्लस आपको जीएस और आपको हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है। आपकी आगामी परीक्षाएं बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ, क्लर्क और आपका जैसा एसआई की और पटवारी की भर्ती आने वाली है, सभी के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इससे पहले मैं 2 पार्ट ला चुका हूँ, दोनों पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि पिछले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका बहुत अधिक प्यार मिल रहा है इन दोनों पार्टों को। इसी प्रकार से अपना भरोसा और प्यार बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ में। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज के सम वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 आपका उत्तराखंड करंट अफेयर से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड की किस पंचायत को बाल मित्र पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा, बादाम बाला ग्राम पंचायत को आपके ये पुरस्कार मिला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड की किस ग्राम पंचायत को बाल मित्र पंचायत पुरस्कार मिला? तो बादाम बाला ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा कुछ अन्य और अवार्ड मिले हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, इसी प्रकार से एक अवार्ड मिला है आपका नानाजी देशमुख ग्राम पंचायत गौरव, इस प्रकार से एक अवार्ड मिला है। नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा का अवार्ड मिला है आपकी दियादी ग्राम पंचायत को। दियादी ग्राम पंचायत आपकी इम्पोर्टेंट है और इसको ये वाला अवार्ड मिला है। तो ये लिख लीजिएगा आप अगर लिखना चाहते हो तो, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किस पंचायत को मिला है? तो दियादी ग्राम पंचायत को अवार्ड मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, एक और पुरस्कार है, उसका नाम है आपका ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार। तो ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार आपकी अटक फर्म ग्राम पंचायत को मिला है, जो कि आपके सहसपुर देहरादून में स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके लेने हैं। आप बार बार वीडियो को रिवाइज करके देख सुन सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2002 में हाथियों की सर्वाधिक 2020 में हाथियों की सर्वाधिक संख्या उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई? यानी कि जो उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है, किस में सर्वाधिक आपके हाथियों की संख्या है? तो सर्वाधिक हाथियों की संख्या आपके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई है और 2026 उनकी संख्या पाई गई है कि 2020 में 2026 आपके हाथी हैं हमारे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। का आंसर है भी। उसके बाद देखिए, हम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सभी को पता होगा, स्थापना 1936 में हुई थी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। उसके बाद में 1973 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का या देश का प्रथम बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसके बाद में हम बात करें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये आपका नैनीताल क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल 2 जिलों में इसका उल्लेख मिलता है और 520.82 वर्ग किलोमीटर आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, 2012 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के 500 मीटर की एरिया को साइलेंस जोन घोषित किया 2012 में। वहीं 2013 में यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन टाइगर फोर्स का भी गठन किया गया था। और ये वाला क्वेश्चन आपके हाई कोर्ट के एग्जाम में बना है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे 28 मई 2020 को की गई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, जो उस समय सीएम थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में पहली बांस मंडी कहाँ बनाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, राज्य में पहली जो बांस मंडी बनाई गई है तो वो नैनीताल के हल्द्वानी में बनाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी आप सभी को पता है कि आपका हल्द्वानी के बारे में बहुत बार आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ। तो आप उन्हें, अगर आप पहली वीडियो देखते होंगे तो आपको उन क्वेश्चनों का आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रदेश का प्रथम एरोमा पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रदेश का जो प्रथम एरोमा पार्क बना है तो वो हमारे उधम सिंह नगर में बना है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में बना है प्रदेश का पहला एरोमा पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी यूएस नगर के बारे में हम बात करें तो देखिएगा, यूएस नगर की स्थापना 1995 में हुई थी। उसके बाद में बात करूं तो सर्वाधिक 10 के वृद्धि वाला जो जिला है वो उधम सिंह नगर ही है 2011 के अनुसार। बाकी न्यूनतम साक्षरता आपको उधम सिंह नगर में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर के बारे में, तो सर्वाधिक आपका चावल यहीं होता है उधम सिंह नगर में।
सर्वाधिक गन्ना भी आपका उधम सिंह नगर में ही होगा। बाकी ये हमारा प्लेन या तराई वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें उधम सिंह नगर के बारे में, तो उधम सिंह नगर के काशीपुर की अगर हम बात करें तो काशीपुर याद रखिएगा राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल काशीपुर में लगी थी। बाकी काशीपुर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध मेला है चैती मेला, जो कि चैत्र माह में लगता है, और जो बोक्सा जनजाति है वो सर्वाधिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। बाकी उधम सिंह नगर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा उधम सिंह नगर में सर्वाधिक जनजाति पाई जाएगी प्रदेश में, या सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला हमारा उधम सिंह नगर है। और क्वेश्चन बनेगा थारू सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो थारू भी सर्वाधिक हमारे यूएस नगर में पाए जाएंगे। बाकी अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर में 2 नगर निगम हैं, एक आपका काशीपुर जो 2013 में नगर निगम बना, उसके बाद में रुद्रपुर जो 2013 में नगर निगम बना था। रुद्रपुर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा कल्याणी नदी के तट पर रुद्रपुर स्थित है, राजा रुद्रचंद ने इसे बनाया था। उसके बाद हम बात करें तो अटरिया मेला भी यहीं लगता है, और अटरिया मंदिर भी है आपका रुद्रपुर में ही स्थित है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिएगा कि चलिए बहुत काफ़ी क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है चांद पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो चांद पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा जी के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ द है ना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नन ऑफ द अबव करके आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, इनमें से कोई नहीं। चांद पत्रिका की बात करें तो ये निकाली थी आपकी महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी के बारे में हम बात करें तो देखिएगा इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। बाकी इनकी मृत्यु 1987 में हो गई थी। अगर हम बात करें तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है हमारी महादेवी वर्मा जी को। बाकी अगर हम बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर पुकारा है महादेवी वर्मा जी को। बाकी अगर हम बात करें तो इनकी एक कृति थी यामा, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद में हम बात करें तो 1988 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। बाकी जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तो हम बात करें तो देखिएगा निहार इनकी रचना है, रश्मि इनकी रचना है, नीरजा इनकी है, सांध्य गीत है, दीपशिका और भक्तिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बना है आपके एग्जामों में। भक्तिन एक प्रकार की अगर हम बात करें तो इनका संस्मरण रेखा चित्र है। संस्मरण रेखा चित्र इनके कई सारे हैं महादेवी वर्मा के। देखिएगा भक्तिन है, अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, पद के साथी हैं, मेरा परिवार, ये सारे ही इनके संस्मरण रेखा चित्र देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिएगा मेरे बचपन के दिन भी महादेवी वर्मा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाले करते हुए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सारी ही किताबें मैं आपको वो पढ़ाता हूँ जो आपके 9th और आपके हाई स्कूल और आपके 12th क्लास में है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठ रहे हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। दाजू कहानी के लेखक कौन हैं, तो ये दाजू कहानी आपकी 9th क्लास में थी और पिछले एग्जाम में मालूम की गई है यूके ट्रिपल के। तो दाजू कहानी के जो लेखक हैं तो वो हमारे शेखर जोशी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा फिर से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। शेखर जोशी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा 10 सितंबर 1932 को ओलिया गांव जो कि आपके अल्मोड़ा में पड़ता है, तो ओलिया गांव में इनका जन्म हुआ था। बाकी इनकी जो पहली कृति थी वो उसी के घरबार। और अभी आपने अगर यूके ट्रिपल एस के लगातार आप पेपर देखते होंगे तो वहाँ पे देखने को मिली थी कोशी के खटवार। उसके अंदर दाजू कृति भी आपको शायद आबकारी के एग्जाम में आई थी। उसके बाद इनकी कुछ अन्य कृतियाँ हैं जैसे नौरंगी बीमार है, हलवाहा, एक पेड़ की याद, प्रथम साक्षात्कार, बदबू, बच्चे का सपना। इनकी अगर हम बात करें एक पेड़ की याद तो एक प्रमुख शब्द चित्र है। बाकी मैं बात करूं तो इनकी जो दाजू रचना है तो इस दाजू रचना पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी कि शॉर्ट फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेना। बाकी हम शेखर जोशी जी के बारे में बात करें तो सेना में भी शामिल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा मन ही मन की मांझ रही किसकी पंक्ति है। तो मन ही मन की मांझ रही जो हमारी पंक्ति है तो वो हमारे सूरदास जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी हो जाएगा। बाकी मैंने आपको पहले भी कई सारी पंक्तियाँ कराई थी। हरी है कि राजनीति खेलत आए, अधो तुम हो बड़े बड़वागी, और मन ही मन की मांझ रही, ये सारी ही जो हमारी पंक्तियाँ हैं सूरदास जी की हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है टिप्पण का अंतिम सोपान किसे कहा जाता है। तो देखिएगा टिप्पण का अंतिम सोपान कहा जाता है आपके प्रारूपण को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा सी होगा। देखिएगा अगर हम बात करें तो कोई अगर एक समझिएगा
कि इस कार्यालय ने आपके इस कार्यालय को पत्र भेजा। तो कुछ भी पत्र है, किसी भी संबंध में पत्र है और ये पत्र इस कार्यालय में गया, तो यहाँ पर कार्यालय में एक नहीं बहुत सारे अधिकारी होते हैं। तो उसके बाद में इस पत्र में जो भी चीज़ है, मान लो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन देना हो, कोई भी देना हो, तो इस पत्र पर सारे व्यक्ति अपने अपने विचार देंगे और इन विचारों को ही कहा जाता है टिप्पण। टिप्पण या एक प्रकार से हम बोलेंगे टिप्पणी। इस कार्यालय से ये वाला जो पत्र आया है, इस पत्र पर एक व्यक्ति नहीं, जितने भी यहाँ पर व्यक्ति हैं वो सब अपनी अपनी राय देंगे और इस राय को ही क्या कहा जाता है, टिप्पण कहा जाता है। अब राय ऐसा तो है नहीं कि हवा में तैयार करेंगे, तो एक पत्र होगा और उस पत्र पर अपनी अपनी राय लिखते हैं और इस वाले पत्र को कहा जाता है आपके प्रारूपण। तो हम कह देंगे टिप्पण, यानी कि जो जो व्यक्ति अपनी राय दे रहे हैं उस राय का जो अंतिम निर्णय निकलता है या अंतिम उसका लक्ष्य होता है, अंतिम जो भी आपका चीज़ निकलेगी वही क्या है, आपका प्रारूपण हो। इस कारण टिप्पण का अंतिम सोपान किसे कहा जाता है, प्रारूपण को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेडियो पर मनुष्य की पहली आवाज़ कब सुनी गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो रेडियो का वैसे विकास तो बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन अब बात करें तो पहली जो आवाज़ मनुष्य की सुनी गई थी वो 1906 में सुनी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, देखिएगा अब के सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज की मांग जो की थी वो भी 1906 में की थी और ये की होगी आपके दादा भाई नौरोजी जी के माध्यम से। दादा भाई नौरोजी जी की हम बात करें, द प्लानिंग एंड फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड रूरल इंडिया, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी की हम बात करें तो वृद्ध पुरुष इन्हें कहा गया है। उसके बाद अगर मैं एक क्वेश्चन और बनाऊँ बड़ा इंपॉर्टेंट, तो देखिएगा ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले प्रथम सांसद जो थे वो भारतीय आपके दादा भाई नौरोजी जी ही थे। ये फिन्सबरी से चुने गए थे। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलें। बाकी याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे, ये भी आपको याद करके चलना है। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी आपके दादा भाई नौरोजी जी ही थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो हमारे गुलजारी लाल नंदा जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा सी आएगा। अगर आएगा अध्यक्ष कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू, और वर्तमान में योजना आयोग को आपके नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता कब दी। तो मान्यता दिया देखिएगा 15 अगस्त 2014 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख मिलता है वो 124 आर्टिकल में मिलेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अगर मैं इसका इस तरीके को घुमा दूँ, अगर मैं इसे कर दूँ 214 तो आपका आ जाएगा हाई कोर्ट या हम बोल देंगे उच्च न्यायालय। बाकी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपके शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। और अगर हम बात करें अब जो बनेंगे अप्रैल माह में ये हट जाएंगे, तो हमारे आपके NV रमणा जी, NV रमणा या NV रमन अपने जो अगले CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे वो हीरालाल जेकानिया जी थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो कितने वर्ष में आपका सेवानिवृत्त होता है। या तो उसकी आयु 65 वर्ष की हो गई हो तो वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, या उसका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया हो तो वो सेवानिवृत्त हो सकता है। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम बात करें तो ये हमारा 1790 से 92 के मध्य हुआ था। देखिएगा आपने नाम सुना होगा हैदर अली का और टीपू सुल्तान का, तो इन्होंने ही संघर्ष किया था अंग्रेजों से। अगर मैं बात करूं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में तो 1767 से 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसमें हैदर अली विजय रहे थे। उसके बाद में हम बात करें तो 1780 से 1784 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और इसमें जानकारी मिलती है हैदर अली मारे गए थे, युद्ध में नहीं मारे गए थे, वो हार्ट अटैक या किसी बीमारी से खुद ही मर गए थे। इसमें विजय रहे थे आपके अंग्रेज।
उसके बाद हम बात करें तो तीर्थांगल मैसूर तो आपका 1790 से 92 में हुआ था और इसमें भी अंग्रेज भी रहे थे। और तीसरा अंतिम जो हमारा होता चतुर्थांगल मैसूर वो 1799 में हुआ था और इस युद्ध में आपके टीपू सुल्तान जी मारे गए थे। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला लोको पायलट आपकी सुरेखा यादव से बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी सीमांगी सिंह जी की हम बात करें तो देखिएगा राफेल उड़ान जो फ्रांस आया था बहुत चर्चा में रहा है, तो इस राफेल उड़ान को उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला सीमांगी सिंह है। बाकी मैं एम वीरलक्ष्मी जी की बात कर लूँ तो एम वीरलक्ष्मी जी आपकी तमिलनाडु से आती है और ये भारत की पहली एम्बुलेंस चालिका बन चुकी है। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बाकी भवानी देवी की हम बात करें तो देखिएगा ओलंपिक खेलों में भारत की प्रथम तलवारबाज बन गई है भवानी देवी। इससे पहले कोई भी तलवारबाज ओलंपिक खेलों में नहीं गई है भारत की तरफ से। कौन बनी है इस बार? आपकी भवानी देवी जी। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन आपका व्यक्तिक साहित्य के पेपर में बना था कि मुकुट पर्वत कहाँ स्थित है? तो मुकुट पर्वत की हम बात करें तो ये हमारा चमोली जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी आपको वीडियो लगी एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने साथियों के पास शेयर करें जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इसका बेनिफिट मिले। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।